पोएट्री का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्रिय, मेरी प्रियतमा, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। आपके ना बहुत सारे लत होंगे और पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन का कारण होगा। ये चैप्टर तो मैं 4-5 मिनट में फरिया दूंगा इंट्रोडक्शन लेखक के बारे में, बट यार आपको क्या करना है डिसाइड करोगे, ठीक है? क्योंकि यार जब तक आप निगेटिव चीज़ों के नहीं छोड़ोगे ना भाई, तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सच बता रहा हूँ, रियलिटी है। ये चैप्टर है, इसके जो राइटर थे ना, जो इसके लेखक थे वो थे जॉन डन। कौन था? जॉन डन। अब जॉन डन के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछता है राइटर से रिलेटिव और चैप्टर्स में जो भी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। जॉन डन का जो जन्म था ना मेरे भाई, जन्म की बात करते हैं तब 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ था। कब? 22 जनवरी 1572। 22 जनवरी 1572 में। याद हो गया ना? इसी तरह से सारी चीज़ों को याद करते हुए अभी चलेंगे। कब हुआ था? 22 जनवरी 1572। कहाँ हुआ था? लंदन में। कभी कभी यूके दे देगा, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी ऑप्शन में दे सकता है, तो याद रखना लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? अब एक और चीज, कौन से परिवार में हुआ था, किस फैमिली में हुआ था? तो रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। याद रहेगा, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में, लंदन यूनाइटेड। याद हो गया ना ऑब्जेक्टिव? यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव निकल गया एक ही सवाल से, ठीक है? अगला बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं हम लोग। 31 मार्च 1631 में इनका मृत्यु हो गया था। 31 मार्च 1631 में, समझ रहे हो? ये तो ये याद हो गया, 31 लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, सेम वही चीज। स्पॉज की बात करते हैं, जिसे वाइफ बोल सकते हो, इनकी लवर बोल सकते हो, प्रेमिका बोल सकते हो, प्रियतमा बोल सकते हो। कौन थी? एने मोरे थी। ये तो आप नहीं बोलने वाले, एने मोरे, एने मोरे, समझ रहे हो? वही थी। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, यानी इनका पेशा किस तरह का था? तुम्हारा पेशा अभी क्या है? पढ़ाई करना। स्टूडेंट हो, लड़ाई करना पेशा है क्या? नहीं ना। गाली देना नहीं हो सकता। ऑक्यूपेशन वही होता है जिसमें इंटरेस्ट हो, जो इंसान करता है। ये क्या करते थे? पोएट भी थे, प्रिस्ट भी थे और एक लॉयर भी थे। तीनों काम करते थे, लिखने का भी काम करते थे, लॉयर का भी काम करते थे। इससे वकील नहीं, लॉयर होता है। तो इनका प्रोफेशन था, यानी ऑक्यूपेशन था, पेशा था, ठीक ना? नेशनैलिटी की बात करते। नेशनैलिटी मतलब क्या होता है कि किस देश के थे, समझ रहे हो? कहाँ के नागरिक थे, ये नेशनैलिटी का मतलब है। तो नागरिक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो नेशनैलिटी कहाँ का हुई? इंग्लैंड की हुई। सिंपल सी बात है। इंग्लैंड के ये क्या थे? नेशनैलिटी इनकी इंग्लैंड की थी, यानी इंग्लैंड के ही इंसान थे। सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी किस चीज पे लिखा करते थे मेरे भाई? लव, प्रेम के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर, समझ रहे हो ना? जो लिंग उंग का कॉम्बिनेशन है, इस चीज के ऊपर। रिलीजन्स के ऊपर। रिलीजन्स मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म के ऊपर भी ये लिखा करते थे, ठीक ना? डेथ यानी मृत्यु के ऊपर भी ये लिखा करते थे। सिंपल सा बात था। किस चीज पे? लव, सेक्सुअलिटी पे लिखा करते थे, रिलीजन्स पे और डेथ पे लिखा करते थे। मदर का नाम क्या था? इनकी मम्मी का क्या नाम था? एलिजाबेथ नाम था। क्या नाम था? एलिजाबेथ। देखो मैंने अभी जितना बताया है ना, सब आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सुन लो एक बार वीडियोस को लगा कर सुन लो। ऐसा बताता हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो जाता है हर बच्चे का। डन इज वेल नोन एज, यानी कि जो जॉन डन थे, ध्यान से समझना, कहीं कहीं डन भी देता है, सिर्फ क्वेश्चन में डन दे देगा तो आपको पकड़ना होगा, इसलिए मैंने लिख रखा था। जॉन डन इज वेल नोन एज, यानी इनको किस चीज के लिए जाना जाता था? सॉन्ग और सोनेट के लिए जाना जाता था, ऑप्शन में दे सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। और सेटायर एंड एलिगिस के लिए इनको जाना जाता था। इस तरह के लिखा करते थे, समझ रहे हो ना? छोटे छोटे 14 लाइन के, 7 लाइन के, इस तरह से 21 लाइन की चीज़ें लिखा करते थे, तो इसलिए इनको जाना जाता था और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। इस चैप्टर में प्रेम के बारे में है। हमने बताया ना कि इनका सब्जेक्ट क्या था? लव था, सेक्सुअलिटी था, रिलीजन्स और डेथ, इन चारों चीज़ों पे लिखा करते थे। तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, एक लव है, प्रेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। ये क्या कह रहा है कि मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ या हार चुका हूँ, नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। देखो जब इंसान प्यार करता है, अच्छे से समझो, तो उसके बीच में लड़ाई आती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा होता है, बहुत चीज़ें होने लगती हैं। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि मैं तुमसे थका नहीं हूँ, ना मैं तुमसे हारा हूँ मेरी प्रियतमा, और ना ही तुम हो मेरा कहीं जाने का कारण। आगे समझो।
नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये कह रहा है कि नोर इन द होप, मेरा कोई अब आशा नहीं बचा है, द वर्ल्ड फॉर कैन शो, इस दुनिया पर। यह कह रहा है कि मेरी अब कोई उम्मीद नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए अब फिल्टर लव फॉर मी, एक सच्चा प्यार ढूंढ पाएगी कि नहीं। लेखक कहता है कि अब मुझे विश्वास नहीं रहा इस दुनिया पे कि मेरे लिए एक सच्चा प्यार ढूंढ पाएगी। मस्ट आई एट लास्ट टाइज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। यह कह रहा है कि मुझे एक दिन अवश्य ही मरना है, तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप थोड़ी खुशी दे दूं। कह रहा है कि मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे एक ना एक दिन मरना ही है। इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो मैं क्यों ना अभी अपने आप को थोड़ी सी खुशी प्रदान कर दूं। दस बाई फेन इज डेथ टू डाई, और इसी प्रकार की शानदार मृत्यु थोड़ी थोड़ी करके, मान लो अभी खुशी मिल जाती है तो बाद में मैं मर सकता हूँ, शानदार मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। सिंपल सी बात है, जब अभी मेरे को खुशी मिल गया तो बाद में मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, वही कह रहा है। ठीक ना। आगे है एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। सन ये स्यून है, देखो पहले के ज़माने में ये सब ऐसे लिखा था पोएट्री में, सन है, ठीक ना। एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हेयर टू डे। एक कह क्या रहा है कि पिछले रात जो सूर्य था वो वापस चला गया था, लेकिन एंड एट इट्स डे, मतलब आज के दिन ये जो सूर्य है ना ये वापस आ चुका है। लेखक समझाना चाहता है कि पहले वाला सूरज डूब चुका है, अब नया सूरज निकल चुका है, ठीक ना। एक नई उम्मीद इंसान के मन में आ चुकी है। रात गई बात गई, कहावत सुने हो। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नो हाफ सो सॉर्ट अवे देन फेयर अ नॉट मी। यह क्या कहता है, उसने यह काम नहीं अपना इच्छा, इंसान का देखो काम होता है, इच्छा होता है, ठीक है, और नहीं चेतना किया होगा। ये कह रहा है कि नहीं है तो डिजायर, ना कोई आशा होगी, ना कोई समझदारी होगी, ना कोई आशा, ना कोई इच्छा। नो हाव टू सॉर्ट अवे, और ना ही कोई चेतना किया होगा, ना ही उसके द्वारा विचार कर किया गया होगा। देन फेयर टू मी बट बिलीव डेट आई सैड मेक। यह कहता है कि यह उसके द्वारा विचार किया गया है कि उसे मेरी तरफ किसी बात का डर भी नहीं रहा। बट बिलीव डेट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्प्रूसेस देन ही। यह कह रहा है कि किंतु विश्वास करो कि मैं उससे तेजी के साथ यात्रा करके आऊँगा, क्योंकि मेरे ज़्यादा पंख होंगे और उसकी तुलना में एक ज़्यादा सच्चा कारण भी होगा। ये कह रहा है कि मेरी प्रियतमा, ध्यान से सुनो आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरी प्रियतमा, सूर्य जो है कल का वो डूब चुका है और आज का नया सूर्य निकल चुका है, और इसी के साथ मैं अपना जर्नी को, मैं अपनी यात्रा को पूरा करूँगा। सूर्य से तेज मेरी गति होगी, सूर्य के साथ मेरे पंख होंगे, जिससे मैं सूर्य से तेजी से यात्रा कर सकता हूँ सूर्य के साथ, ठीक ना। तो इस तरह से अपनी प्रियतमा को वो समझा रहा है। बेचारा वो दूर जा रहा है प्रियतमा से कहीं, समझ रहे हो ना, अपनी जर्नी पे, यात्रा पे कहीं जा रहा है, ठीक ना, घूमने के लिए ना, इस मोह माया से दूर जा रहा है। आगे, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ये क्या कहती है कि मानव की ताकत कितनी कमजोर है। दैट इट्स गुड फॉर एन फॉल। अगर इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो वो मौज मस्ती के सिवाय कैन नॉट एडेड अनदर हावर्स, और कुछ भी नहीं सोचता है, ठीक है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, बात याद नहीं रहना चाहता है, यानी कि एक इंसान बात याद नहीं रखना चाहता है। बट कम हैड चेंज, ये करिए कि ना ही उसे बीते हुए समय की याद आती है। एंड वी जॉय टू इट्स आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इन आर्ट अ लेंथ। ये क्या कर रहे हैं कि मगर जब बदनसीबी आती है ना, तो वह उनकी लड़ने की अपनी सारी शक्ति याद आने लगती है, ठीक ना, शक्ति लगा देते हैं। एंड वी टीच इट्स अ लेंथ अ सेल्फ टू रिन टू एनी एडवांस, और उस बात से सीख लेते हैं उसे आगे बढ़ाया कैसे जाता है, समझ रहे ना। तो यही सारी चीज़ें थी, एक कन्फ्यूज़न भरी स्टोरी थी। इस स्टोरी में क्या था ना कि दो प्रेमिका थे, ठीक ना, एक जॉन डन और एक एने मोरे, याद रखना ध्यान से। तो जॉन डन जो था वो एने मोरे से दूर जा रहा था और उसे समझा रहा था, ठीक ना, कि मैं क्यों दूर जा रहा हूँ, मैं तुमसे उग नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि झगड़ा और कुछ भी हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ कारण नहीं है, मैं अपनी जर्नी को पूरा करना चाहता हूँ, सूर्य की तेज़ी से पूरा करूँगा, ठीक है। तो वो फिर एने मोरे क्या कहती है कि इंसान अपनी सिर्फ सोचता है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, और इसी के साथ आपका हिंदी अर्थ होता है खत्म। अगर नहीं है तो वीडियो को देख लो, सब्सक्राइब कर लो, बिहार बोर्ड से मचा दोगे, ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा।
सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो। पहला क्वेश्चन पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक ना, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी कि जो आपका एक कवि है ना, पोएट है, वो अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है, ठीक ना, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या, ध्यान से सुनना। पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, वह इसलिए जाना चाहता है बिकॉज, क्योंकि सी डज नॉट लव हिम, उसे प्यार नहीं करती है, देयर इज नथिंग होप टू हिम, उसे अब उससे कोई भी उम्मीद नहीं रहा, ठीक ना। जो पोएट था, जो कवि था, उसको अपनी प्रिय से, एने मोरे जिसका नाम था, उससे अब कोई आशा नहीं रहा, उसे लगता था कि वो कम प्यार करती है, इसलिए वो जा रहा था। बट आप चैप्टर समझोगे तो मजा आएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर थिंग दैट द सन डज नॉट हैव, यानी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं थी, सन डज नॉट हैव, यानी कि सूर्य के पास नहीं थी। इसका आंसर ध्यान से सुनो, क्या होगा, सन डज नॉट हैव डिजायर, है ना, यानी कि सूर्य के पास कोई भी आशा नहीं थी। सेंस एंड द सॉर्टेड वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी, यानी सूर्य के पास ना कोई आशा थी, ना कोई भावना था, और ना उसके पास एक छोटा सा रास्ता था अपनी दूरी को कम करने के लिए, अपनी जर्नी तक जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के सवाल की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो आपका कवि है ना, उसकी यात्रा कैसे तेज हो जाती है, यानी क्या उसकी यात्रा को तेज कर देता है, क्वेश्चन कह रहा है आपका। इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मोर विंग्स एंड मोटिव विल मेक द स्पीकर स्पीडियर, यानी कह रहा है कि उसके जो पंख थे ना, यानी कि कवि क्या कहता था कि मेरे पास पंख है, मैं अपने समझूंगा कि मेरे 2 पंख है, उसकी मदद से मैं अपने यात्रा को क्या कर दूंगा, तेज कर दूंगा और जल्दी यात्रा तय कर लूंगा अपना, ठीक ना। 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं अच्छे तरीके से। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। व्हाट मेक मैन्स पावर फीबल, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की शक्ति क्षीण की हो जाती है। फीबल यानी होता है क्षीण होना, खत्म होना। आंसर सुनो, डिपेंडेंस ऑन द फॉर्चून मेक्स मैन पावर फीबल, यानी इसका आंसर कह रहा है कि जब इंसान डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, यानी इंसान जब अपने भाग्य पर, किस्मत पर निर्भर हो जाता है ना, तो उसकी जो ये शक्ति है वो क्या होने लगती है मेरे भाई, खत्म होने लगती है। उसकी जो पावर है, पावर फीबल है, वो खत्म होने लगती है। 5 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको अच्छे तरीके से। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी कि 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि आहे भरने से और रोने से जो वक्ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। आंसर, वक्ता मतलब यानी जो लेखक है यार, एक मानव, एक इंसान, समझ रहे हो ना। आंसर देखो इसका, सिंगिंग ऑफ दिस बिलव्ड टेकिंग टू स्पीकर सोल अवे हर वीपिंग डिके हिज ब्लड, यानी कि आंसर क्या है यहाँ पर, ब्लड है, देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक है। ब्लड यानी कह रहा है कि जब इंसान, ध्यान से समझना, अपनी प्रेमिका से आहे भर के बातें करता है ना, बिलव्ड टू मेक द स्पीकर सोइल, यानी एकदम दिल से बात करता है ना, आहे भरते हुए, अवे फ्रॉम हिज वीपिंग या रोते हुए, डिके इज ब्लड, तो उस क्या करता है कि खून के आंसू रहते हैं, यानी कि खून को बहा देता है, इस तरह से रोता है अपने, ठीक ना, जिस तरह से अपने प्रेमिका से रोता है। 6 नंबर की बात करते हैं, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझो। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रियतमा वक्ता की जीवन कैसे बर्बाद कर देती है, यानी जो लेखक की प्रिय थी ना, प्रेमिका थी, वो उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देती है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो, द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ बाई रिजेक्टिंग हिज लव, वो जो लड़की थी ना, एने मोरे, जो उसकी प्रेमिका थी, उसने उसके प्यार को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक ना। क्या किया था मेरे भाई, रिजेक्ट कर दिया था उसके प्यार को, ठीक है, इसलिए वो वक्ता की जीवन बर्बाद हो रही थी। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, इन व्हाट वे विल लव लवर रिमेन यूनाइटेड, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरह प्रेमी एक रहेंगे, राइट, किस तरह प्रेमी एक रहेंगे, क्वेश्चन कर रहा है। इसका आंसर ध्यान से सुनो, लवर हु लिव्ड इन ईच अदर, लवर हु लिव्ड इन ईच अदर विल रिमेन यूनाइटेड, यह कह रहा है कि जो प्रेमी एक दूसरे में रहते हैं, यानी एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की मदद करते हैं, समझते हैं, ठीक ना, वे एकजुट रहते हैं, यानी हमेशा एकजुट रहते हैं। और किसी में एक प्यार कम हो गया, मान लो ज़्यादा हो गया, तो एकजुट नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात थी। तो यही था, पूरा अच्छे तरीके से मैंने बताया। समरी है, 2-3 मिनट लगेगा, देख लो अच्छे तरीके से, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने कम समय में इतना बेहतर कंटेंट कोई नहीं देगा। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, पूरे लंबे लंबे वीडियोस लोग बनाते हैं पैसे के चक्कर में, ऐसा कुछ भी मेरा मोटिव नहीं है। अच्छे से देखो, अच्छे से एंजॉय करो,
एंड देन सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। काफ़ी अच्छे से इस समरी को समझना है, ठीक ना, ध्यान से बस। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज टेंडर फीलिंग्स, जो कवि था ना वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था, दिखा रहा था टेंडर फीलिंग्स यानी कि दिल की भावनाओं को, एंड डेडिकेट पैशन, पूरे समर्पण के साथ, टुवर्ड हिज बेलव्ड एंड रोमांटिक टोन, किसके लिए, अपनी प्रियतमा के लिए, रोमांटिक टोन में यानी प्यार भरा भाषा में पूरे अच्छे से तन मन से कर रहा था। आगे देखते हैं, द मेटाफिजिकल अंडरटोन्स कंटेंट द स्टैंजा, यानी कि जो स्टैंजा हम लोग पढ़ रहे थे ना जो बुक के अंदर था उसमें सिर्फ प्यार भरी बातें की गई है, पेनेनियन अपील किया गया है, यानी कि वो पूरे अच्छे तरीके से जो कवि था ना पूरे आत्मधिक स्वरों में आकर्षक दिखाना चाहता है अपने आप को, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। द पोएट इज एज्यूमिंग हिज बिलव्ड वेरी द फॉर्टन ऑफ लव डेडिकेशन बाय गिविंग द एनालॉजी ऑफ सॉन्स जर्नी इन द बैक ड्रॉप टू ह्यूमन डेस्टिनी। ये क्या कह रहा था कि सूर्य के भाषा में, यानी कि सूर्य को उपमा दे देकर, जैसे सूर्य भगवान के पास ना ही कोई डायरेक्शन था अपनी दूरी को तय करने के लिए कम समय में, ना उनके पास कोई आशा है, उम्मीद है, कुछ भी नहीं है, उसी भाषा में वो समझा रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं है पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सूर्य से तेज़ी के साथ अपनी जर्नी को, अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर लूँगा, जर्नी को अच्छे तरीके से पूरा कर लूँगा, राइट। द पोएट यूजेज हाइपरबोल्स, जो कवि था ना वो बहुत आत्मशक्ति का प्रयोग करता है, जितना अंदर उसके अंदर शक्ति होती है उतना प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल वो करता है अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से देखो, अच्छे तरीके से देखो। ब्रिंग होम द पावर्स ऑफ लव, यानी अपनी शक्ति के प्रति उसे घर लाना चाहता है अपनी प्रेमिका को। द पोएट ऑल्सो अंडर कवर द पर्टिनिटी ऑफ लव इन द वेक ऑफ फॉलिंग इन लव, क्योंकि वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। वो अपनी असफलताओं को भी अंडर कवर द अपॉर्चुनिटी, जो उसकी असफलताएं थी ना वो सब छुपाता है उस लड़की से, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि उसे प्यार करता था, उसे घर लाना चाहता था, राइट। द पोएट रियरफुली नरेट्स द, आगे समझो, नरेट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड सर्टेनिटी ऑफ डेथ एंड टेक ऑफ रिनाउंसिंग हिज बिलव्ड डिजायर टू अंडरटेक द जर्नी स्पीडियर देन सन। तो कवि जीवन की अनाजुकता और मृत्यु के निश्चितता को दुखपूर्वक वर्णन करता है, अच्छी तरीके से बताता है बेचारा, और सूर्य से भी तेज यात्रा करने के बारे में बताता है, और अपनी प्रिय की इच्छा त्याग कर देता है, जो उसकी प्रेमिका की इच्छा होती है वो सारा त्याग करके बेचारा आगे बढ़ जाता है अपनी यात्रा के प्रति। तो बस यही था पूरा बुक में, समरी मैंने बताया अच्छे तरीके से, समझ में आपको आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना हमने अच्छे तरीके से आपको समरी बताया। एक यहाँ, ठीक है, राइट, और यहाँ था थोड़ा सा, इतना है यहाँ पर, एंड देन आगे इतना है, बस स्क्रीनशॉट ले लो।